नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 123। याद रखने का तरीका 1 2 3। राष्ट्रपति ऐसे जल्दी से 1 2 3 करके लो भाई मैंने कानून बना दिया, चलो। तो ये याद रखने का तरीका है। अब यहीं पर आप जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के आर्टिकल के बारे में भी जानते रहिए 213, है ना। मिलता जुलता सा है तो आपको याद रख लेना। राष्ट्रपति एक नंबर पे आते हैं तो 1 2 3 और राज्यपाल फिर उस हिसाब से दूसरे नंबर पे आते हैं तो 2 1 3। ठीक है जी, ऐसा याद करने का तरीका है ये। ठीक, तो ये मैंने आपको आर्टिकल बता दिए। अब इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह ऑर्डिनेंस को प्रोम्यूलिगेट कर सकता है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है जब चाहे तब। जब चाहे तब का मतलब अपनी मन की मर्जी से नहीं, जब दोनों सदन जब दोनों सदन सत्र में नहीं हो या पार्लियामेंट का कोई एक सदन भी सत्र में ना हो। पार्लियामेंट आप समझे, ये अपनी संसद है। यहां पर है लोकसभा, यहां पर है राज्यसभा। या तो हो कि दोनों सदन सत्र में नहीं हो, या हो सके कि एक सदन सत्र में नहीं, यानी एक मान लीजिए राज्यसभा सत्र में है और लोकसभा सत्र में नहीं है, उस वक्त भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, उसके पास सेम बल होता है, सेम पावर होता है जैसा कि पार्लियामेंट के कानून के पास होता है। परंतु इस अध्यादेश का जो पावर है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि सामयिक होता है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकती है कि अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की शक्तियां और बल संसद द्वारा पारित कानून के बराबर ही होती है। हालांकि उनके राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो सामयिक होता है, तो हाँ बिल्कुल बराबर ही उनकी पावर होती है, परंतु वो टेम्परेरी होता है नेचर में। ठीक है, क्यों ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है? ये राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया कि कोई अर्जेंट मैटर आ जाए, कोई बहुत ही जरूरी मामला आ जाए, उसके ऊपर बहुत जल्दी ही कानून बनाने की जरूरत हो, कि ऐसा कोई मामला आ गया जिसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी कानून बनाने की जरूरत है और अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये राष्ट्रपति के पास पावर दी जाती है। ठीक है, अब इस जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी है। क्या क्या प्रतिबंध है उनके बारे में हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि जब राष्ट्रपति को मन में आया, जब उनको सपना आया, तब वो जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। पहली यहां पर कंडीशन आ जाती है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, है ना। राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो या दोनों में से एक सदन सत्र में नहीं हो। क्यों दोनों सदन या एक सदन होना चाहिए? एक सदन भी हो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदन चाहिए, है ना। तो दोनों सदन या दोनों में से एक सदन अगर सत्र में नहीं है तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, हैं। अगर दोनों सदन जो है वो सत्र में हैं और फिर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं तो वो इलीगल है, वॉइड है, वो उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका निषेध किया जाता है संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार दे देगा। और दूसरी बात यहां पर है कि अभी मैंने बताया कि पावर जो है अध्यादेश की कानून के बराबर ही होती है संसद के, परंतु अध्यादेश जारी करने की शक्ति पार्लियामेंट के कानून बनाने की शक्ति के समानांतर नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि संसद द्वारा कानून, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून की शक्ति के समानांतर है, तो ऐसा गलत है। समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। हालांकि शक्तियां सेम होती है, दोनों के पावर सेम होते हैं दोनों कानूनों की, परंतु वो उसकी शक्ति जो है वो पार्लियामेंट के कानून बनाने के पैरेलल नहीं है।
ठीक है ना। जो पार्लियामेंट होती है उसके कितने भाग होते हैं? 3, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब दोनों सदनों में से एक सदन भी अगर सत्र में नहीं है तभी जारी किया जा सकता है अध्यादेश। और ये कंडीशन, एक एक कंडीशन याद रखना, इन कंडीशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहां पर बताया जाता है कि तत्काल कार्यवाही की जब आवश्यकता होती है तब ये जारी किए जाते हैं। एक और कंडीशन क्या आ गई कि जब तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, ऐसा कोई मामला आ गया हो जिसके ऊपर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, अभी संसद में डिस्कशन करने की का टाइम नहीं है, संसद बुलाने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, अगर संसद सत्र में नहीं है तो तब ये लाया जाता है ना। जब राष्ट्रपति इस बात से सेटिस्फाई हो जाए, वो सहमत इस बात से हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि किसी मामले पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है, तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, तभी वह जारी कर सकते हैं अध्यादेश। ठीक है। 1970 में कूपर केस आया था। ऐसे केस के नाम भी आपको याद रखना है। आजकल यूपीएससी केस जो है वो पूछ रही है। यूपीएससी के केस जो है ना ये बहुत ही आजकल फेवरेट होते जा रहे हैं, तो केसेस के बारे में भी यूपीएससी पूछती है। तो कूपर केस आया था 1970 में। इस कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति का जो सेटिस्फेक्शन है, अगर वह गलत इरादे से हुआ है, अगर उनका आधार मालाफाइड है, गलत इरादे से वो आधार उन्होंने सोच लिया और संतुष्ट हो गए कि हाँ त्वरित जरूरी है, तुरंत जरूरी है कानून लाने की, तो वो इरादा अगर मालाफाइड हुआ, गलत इरादे से हुआ, तो इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का जो निर्णय है उसका रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो उसके न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये किसके, अगर ऐसा हुआ तो ये तो जो पार्लियामेंट है, संसद है, उससे बाईपास करने वाली बात होगी, ये तो उसके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली बात होगी, उससे तो एक किनारे करने वाली बात होगी, है ना। हालांकि 38वें संविधान संशोधन 1975, देखिए क्या था उस टाइम पे, इमरजेंसी, आपातकाल, हमारे लोकतंत्र का काला अध्याय। तो उस टाइम पे आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल में 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से पार्लियामेंट ने कहा कि राष्ट्रपति का जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो फाइनल है, उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता। ऐसा भारत की संसद ने उस टाइम पे लिख दिया था, कानून पारित कर दिया था। परंतु बाद में आपको पता ही है कि 1977 में इंदिरा गांधी जी हार जाती है जब नया चुनाव आता है, और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में नई सरकार बनती है, जो संयुक्त मोर्चे की सरकार उस टाइम पे बनती है। और वो सरकार बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस प्रावधान को हटा देती है, और अब ये हो गया कि जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है। वैसे भी आपको पता ही है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि संविधान का मूलभूत ढांचा। और संविधान का मूलभूत ढांचा ये सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1973 में। किस केस में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल केस। अगर आपको डेट पूछे तो भी आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1973, इतना तक आपको याद रखना है। मैं आपको बार बार, देखिए ये, ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर और आगे क्या जाता है कि जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो जो लॉ मेकिंग पावर है उसके बराबर है, जो संसद है उसके लॉ मेकिंग पावर के वो बराबर है, उसके कोएग्जिस्टेंस में है। हालांकि ड्यूरेशन जो है उसकी कम होती है। देखिए समानांतर उसकी नहीं है, परंतु उसकी शक्तियां वगैरह वही होती है, ड्यूरेशन को अगर छोड़ दें तो। ठीक है ना। जो उसके, ये तो सामयिक ही होता है, बहुत कम समय के लिए होता है अध्यादेश तो, और जो कानून होता है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बात आई कि जो मूलभूत अधिकार है उनको सीमित नहीं किया जा सकता है अध्यादेश के माध्यम से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने वाले हैं। अध्यादेश के माध्यम से मूलभूत अधिकार जो है ना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उनको कम नहीं किया जा सकता अध्यादेश के माध्यम से। ये आपको याद रखना जरूरी है। और ये जो अध्यादेश है उस अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना भी जरूरी है। ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं 123 आर्टिकल में, इस अध्यादेश को बाद में संसद के सामने रखना भी जरूरी है ना। जब संसद जो है बैठती है, तब मान लीजिए कि संसद अभी सत्र में नहीं है, तो आपको पता है आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद जो है एक साल में कम से कम 2 बार तो मिलनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि कम से कम इनके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। अगर साल में 2 बार मिलना है तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो मान लीजिए 6 महीने का तो वो गैप हो गया, है ना। उस 6 महीने के गैप के बाद में जैसे ही संसद बैठेगी तो संसद सत्र में आते ही संसद के समक्ष इसको, अध्यादेश को रखना पड़ेगा। अगर संसद के समक्ष रख दिया और 6 हफ्ते के भीतर, कितने, 6 हफ्ते, 6 वीक्स के अंदर अंदर
अगर जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसने इसको सहमति नहीं दी तो ये यहाँ पर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा 6 हफ्ते के भीतर उसको अगर सहमति नहीं दी। तो एक अध्यादेश की पूरी अवधि कितनी हुई? अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले कि एक अध्यादेश की पूरी अवधि कितनी हुई, तो 6 महीने तो वो हो गए। कौन से? कि एक संसद जो है, इनके बीच में गैप 6 महीने का मैक्सिमम हो सकता है। तो मान लीजिए 6 महीने तक संसद बैठी ही नहीं, तो 6 महीने तो मैक्सिमम वो हो गए, प्लस 6 हफ्ते जो है वो ये हो गए कि संसद बैठने के 6 हफ्ते के भीतर भीतर उसे सहमति मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिली तो वो समाप्त हो जाता है, और अगर उसे सहमति मिल गई तो फिर वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो एक अध्यादेश की पूरी जीवनावधि कितनी हो सकती है, लाइफ कितनी हो सकती है? अगर ऐसा कोई यूपीएससी में या आपको क्वेश्चन पूछे तो 6 महीने और 6 हफ्ते एक अध्यादेश की पूरी जीवनावधि, जीवन काल उसका हो सकता है। फिर एक ही अध्यादेश को बार बार दोबारा से जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा किया गया था बिहार में। कहाँ किया गया? बिहार में ऐसा काम हुआ। वहाँ के जो राज्यपाल थे, उन राज्यपाल ने लगभग शायद 24 बार से भी अधिक बार जो है एक अध्यादेश को जारी किया। उस अध्यादेश को वो उसकी समाप्ति हो जाए, जैसे उसके बाद फिर वो अध्यादेश जारी कर दे, फिर समाप्ति हो जाए, फिर अध्यादेश जारी कर दे। तो ऐसा वो बहुत सालों तक करते रहते हैं, बहुत सालों तक ऐसा करते रहते हैं। फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और उस मामले का नाम था डीसी वाधवा केस 1987। कौन सा केस? डीसी वाधवा केस 1987। इस डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? कि एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करना संविधान की आत्मा के, संविधान की भावना के विरुद्ध है। ऐसा करना राज्य के विधानमंडल को या संसद की शक्ति को किनारे लगाना है, उसको अनदेखा करना हुआ। तो ये डीसी वाधवा केस हुआ क्या करता था? तो डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये केस हुआ करता था 1986 में। ये लाया गया था। किस बारे में था? तो बिहार के जो गवर्नर थे, उन्होंने 256 अध्यादेश, देखिए कितने, 256, यानी ये तो पूरे के पूरे इलीगल हो गया। 1967 से लेकर 1981 के बीच में 14 सालों तक 256 अध्यादेशों को वो वापस पुनः उनको संसद में, वहां की विधानमंडल में, माफ कीजिएगा, वहां के विधानमंडल में वो बार बार लाते रहते हैं 14 सालों तक। तो ये तो सीधा सीधा विधानमंडल की शक्तियों का हनन करना हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं कि ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, भारत की संविधान की आत्मा के विरोध में है, इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक है। तो अब बार बार जो है वो किसी अध्यादेश को जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर क्या किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब उस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। कि मान लीजिए आज जो है राष्ट्रपति कह दे कि मैं अध्यादेश को जारी करता हूं, ये वाला अध्यादेश जारी कर दिया, और 2 दिन बाद में राष्ट्रपति के मन में आ गया कि नहीं, अध्यादेश को वापस लेता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष शोर मचाए, हो सकता है कि मीडिया का दबाव हो सकता है कि जनता का दबाव हो, तो वापस लेना उसे पड़ सकता है। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, वो अध्यादेश जो है एक राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से जारी नहीं कर सकता है। वो किसकी सलाह पर करेगा? तो मंत्री परिषद। किसकी? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पर देखिए कभी भी मंत्री मंडल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, मंत्री परिषद इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री मंडल जो है सिर्फ एक जगह है संविधान में लिखा हुआ, वह भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये बड़ी मजेदार आपको बात बता रहा हूं मैं, ये फैक्ट है, हर कोई नहीं बताएगा। ये जब जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, कहां? आर्टिकल 352 में, कि इमरजेंसी जो है वो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति घोषित करेंगे। वैसे ही यहां पर अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति अपनी मन की मर्जी से नहीं, बल्कि जो मंत्री परिषद कहेगी उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये अगर स्टेटमेंट बन जाए कि राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से जो है विवेकाधीन शक्ति के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो नहीं, राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कर सकते हैं। ठीक है साहब, क्या एक अध्यादेश रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव या पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया? कि मान लीजिए कि आज तारीख है 19 जनवरी 2025, और आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे और कह दे कि ये जो मैं कानून लागू कर रहा हूं आज से, ये लागू रहेगा 1 जनवरी 2024 से। तो क्या ऐसा जारी किया जा सकता है? बिल्कुल। एक पूर्ववर्ती अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। जो टैक्स होते हैं उनसे संबंधित भी अध्यादेश जारी पूर्ववर्ती किया जा सकता है। मगर एक चीज आपको याद रखनी है
कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। बहुत ही यहां पर आपको इसको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता और मूल अधिकारों को कम करने वाला अध्यादेश भी जारी नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट बन जाए कि अध्यादेश जारी किया जा सकता है पूर्ववर्ती रूप में किसी कर विधि से संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित, मूल अधिकारों को कम करने से संबंधित, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, तो बस ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं संविधान अध्यादेश जारी करने से रिलेटेड। क्या क्या कमियां हैं, कितनी इसकी अवधि होती है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, इन सब के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में बताया, इन सबको आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप कर सकते हैं स्कैन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।